हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आवर टॉपिक इज़ एपोप्टोसिस। अभी एपोप्टोसिस का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में अभी भी हम इसका इंट्रोडक्शन, इसका एग्जांपल्स और क्या पढ़े थे हम, मॉर्फोलॉजी पढ़ चुके हैं अभी। और उसके साथ एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस भी वहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो क्योंकि एपोप्टोसिस एक सेल डेथ प्रोसेस है, सेल डेथ मतलब इसके ये लास्ट स्टेज होता है सेल का। कोई रिवर्स कोई इंजरी को मतलब कॉम्बैट अगर वो कर ना पाए, वो उसको डिफेंड ना कर पाए कोई इंजरी को, तो वो सेल का एट द एंड में डेथ हो जाता है। उसका एक मैकेनिज्म है एपोप्टोसिस। मेनली दो मैकेनिज्म होता है, एक तो है नेक्रोसिस, दूसरा एपोप्टोसिस। उनमें से नेक्रोसिस डिस्कस्ड हो चुका है, अभी एपोप्टोसिस का ये सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे जानेंगे मेनली मैकेनिज्म्स, एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो एक्चुअली ये एपोप्टोसिस प्रोसेस जो है ना, 3 फेज़ में चलता है और यहाँ पे 2 मेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड है। 3 फेज़ क्या है, एक इनिशिएशन जो स्टार्टिंग का एक फेज़, एग्जीक्यूशन जो वो फेज़ को एग्जीक्यूट करता है, और लास्ट में वो एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ एपोप्टोटिक बॉडीज़ फॉर्म होते हैं। उसका एलिमिनेट कैसे होता है, उसका रिमूवल वो सेल का रिमूवल कैसे होता है। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये मेनली ये जो इनिशिएशन फेज़ है ये डिटेल्स में जानना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाला फेज़ है, इनिशिएशन फेज़। और अच्छा, जो एंजाइम दो है वो क्या है, एक कैस्पेज है और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। तो कैस्पेज का डिटेल इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होता है, देखो ASP CASPAAG, इसको अगर मिला दे तो कैस्पेज हो जाता है। देखो C फॉर सिस्टीन, ये एक सिस्टीन रेसिड्यू होता है ये सारे एंजाइम्स। और ASP मतलब एस्पार्टिक एसिड। ये एज मतलब कोई भी एंजाइम के बाद में लास्ट में जो हाइड्रोलाइसिस करता है उसके बाद में एज लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये हाइड्रोलाइज करता है कहाँ पे, ये एक सिस्टीन रेसिड्यू एंजाइम है जो कोई एक सीक्वेंस में, DNA सीक्वेंस में एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू, जहाँ पे एस्पार्टिक एसिड रेसिड्यू होगा, एस्पार्टिक एसिड होगा, उसके बाद ही ये काटेगा, ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोलाइज करेगा। तो इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है, मतलब इसका नाम का वो पूरा मतलब डिटेल्स में जो इसका एनालिसिस अगर करेंगे तो ऐसा होता है। और कैस्पेज और एंडोन्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है ये, न्यूक्लिक एसिड को, जैसे DNA और RNA। यहाँ पे DNA को ब्रेक डाउन करेगा। सो कैस्पेज जो है, अब देखो कैस्पेज ये 2 टाइप के होता है यहाँ पे, एक होता है इनिशिएटर कैस्पेज, दूसरा होता है एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। इनिशिएटर में जो सब टाइप है 8, 9 एंड 10 एंड एग्जीक्यूशन में 3, 6 एंड 7, ये सब टाइप एग्जीक्यूशनर कैस्पेज बोला जाता है। ओके, सो 2 फेज और 3 फेज और 2 एंजाइम हो गया। अभी ये एपोप्टोसिस का कुछ रेगुलेटर्स भी होता है, जैसे कुछ फैक्टर्स एपोप्टोसिस करने में फैसिलिटेट करता है। कोई फैक्टर है जो इनहिबिट करता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये एक्टिव रहता है। एंटीएपोप्टोसिस मतलब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कोई सेल तो ऐसे ही तो नहीं मरेगा ना, वो बचा हुआ रहेगा। एपोप्टोसिस को उसको इनहिबिट होना चाहिए, तो वो एंटीएपोप्टोटिक फैक्टर्स करते हैं वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट। तीसरा होता है स्ट्रेस सेंसर, मतलब ये एनालाइज करता है कि अभी एपोप्टोसिस को होने देना है या नहीं, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेस, मतलब सिग्नल आ रहा है कि नहीं। इसीलिए इसका और एक नाम है रेगुलेटेड इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस को एक्चुअली रेगुलेट करता है। इसको एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करके रखना है या प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर को एक्टिवेट करना है, ये काम होता है स्ट्रेस सेंसर का। ओके, सो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स में क्या आता है, बैक्स एंड बैक, BAX एंड BAK, बैक। एंटी एपोप्टोटिक में BCL2, BCLXL एंड MCL1, ये तीनों को एक साथ में BCL2 फैमिली बोला जाता है। BCL2 फैमिली प्रोटीन, ये तीनों को BCL2 फैमिली प्रोटीन बोला जाता है, जो एंटी एपोप्टोटिक है, सेल को एपोप्टोसिस मतलब सेल को डेथ को रोकता है, ये सेल डेथ को रोकता है। तीसरा स्ट्रेस सेंसर, जब ये क्या आता है, बीम, बीड, बैड, प्यूमा एंड नॉक्सा, ठीक है, ये 5 होता है ये स्ट्रेस सेंसर और रेगुलेटेड इनिशिएटर ऑफ एपोप्टोसिस। सो ये
मतलब इसका बेसिक्स इंट्रोडक्शन है मैकेनिज्म का फेज़ में। अब देखो मेन मैकेनिज्म में घुस रहे हैं अभी हम। तो मेन मैकेनिज्म में क्या होता है एक्चुअली, जो देखो मैकेनिज्म में क्या देखे थे हम वहाँ पे जो ये देखो इनिशिएशन फेज़ होता है और एग्जीक्यूशन फेज़ होता है। जो इनिशिएशन फेज़ होता है ये दो पाथ में होता है, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक, ये जो इनिशिएशन फेज़ है इसका दो पार्ट होता है, एक इंट्रिंसिक पाथवे हो सकता है, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। इंट्रिंसिक पाथवे सबसे कॉमन है 90% ऑफ द केसेस में। वो कोई भी एक दोनों के दोनों पाथवे में सेल एपोप्टोसिस का इनिशिएशन नहीं हो सकता, कोई भी एक को चूज़ करना पड़ेगा। मेनली 90% ऑफ द केस में इंट्रिंसिक पाथवे में ही सेल का एपोप्टोसिस शुरू होता है, इनिशिएशन फेज शुरू होता है। और एक्सट्रिंसिक 10% ऑफ केस में, 90% केस में क्या होता है, इसको और एक नाम दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे, क्योंकि यहाँ पे मेनली माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व, क्योंकि इसका शुरू होता है माइटोकॉन्ड्रियल इंजुरी से। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल कुछ मैकेनिज्म डिफेक्ट होता है, उसके वजह से ये इंट्रिंसिक पाथवे शुरू होता है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक, जिसे बोलते हैं डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे। क्या होता है इसमें, डेथ रिसेप्टर, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा कुछ रोल नहीं होता, डेथ रिसेप्टर से होता है। तो देखो नॉर्मली एक्चुअली सेल में क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वहाँ पे नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। वहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर होता है मेम्ब्रेन का, तो ये है इनर, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और ये होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में क्या होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये दोनों में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का लेयर होता है यहाँ पे, मतलब एक्चुअली जो सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन स्ट्रक्चर जो होता है इसका भी सेम होता है। तो ये जो इसका भी नेचर सेम होना चाहिए सेल मेम्ब्रेन का जैसा, क्या, सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी, ठीक है, ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है। लेकिन ये जो सिलेक्टिवली परमिएबल है ये मेंटेन रखता है एक टाइप का जो एंजाइम, मतलब प्रोटीन्स है जो है साइटोक्रोम सी। ये सेल के अंदर है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है साइटोक्रोम सी। इसका जो परमिएबिलिटी है से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये मेंटेन करता है ये BCL2 फैमिली, मतलब ये एपोप्टोसिस का जो रेगुलेटर्स है वो सब, प्रोएपोप्टोटिक फैक्टर और एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर मिला करके ये इस साइटोक्रोम सी का परमिएबिलिटी मेंटेन करता है। जो एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स है, जो BCL2 फैमिली बोला जाता है, ये परमिएबिलिटी क्या करता है, इसके लिए ये क्लोज कर देता है, ये सेल के अंदर ही रखने की कोशिश करता है, ये बाहर नहीं आने देगा। BCL2 फैमिली क्या करता है, साइटोक्रोम सी रिमेन्स इनसाइड, परमिएबिलिटी मेंटेन बाय BCL2 फैमिली। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जाता। बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोक्रोम नॉर्मल कंडीशन में साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, साइटोप्लाज्म में नहीं आता। अब देखो जब सिग्नल्स आता है ये जो इंट्रिंसिक पाथवे में जाने का, ऐसा कोई डेथ सिग्नल, जैसे क्या DNA डैमेज होता है, DNA डैमेज, मतलब सिर्फ DNA डैमेज नहीं, अगर DNA डैमेज होने के बाद रिपेयर इम्पॉसिबल है तो सेल एपोप्टोसिस करता है। पहले DNA डैमेज होता है, जैसे मान लो रेडिएशन की वजह से, मतलब बहुत सारे जो इंजुरियस फैक्टर्स जो था उसके वजह से, तो ये DNA डैमेज होने के बाद सेल पहले कोशिश करेगा वो DNA डैमेज रिपेयर हो सकता है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो उस सेल का एपोप्टोसिस होना ज़रूरी है। तो जैसे DNA डैमेज हो गया, ऐसा एक कोई सिग्नल आता है तो तब क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेस सेंसर, जो थर्ड जो सेंसर होता है स्ट्रेस सेंसर, ये जो सेंसर है स्ट्रेस सेंसर, इसको ये सेंस करेगा क्या, कि सेल को अभी एपोप्टोसिस में जाना है। तो क्या करना है, इसे प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को एक्टिवेट करना है। सो एक्टिवेट्स प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स, मतलब क्या, बैक्स एंड बैक। अब ये दोनों मिल करके एक चैनल फॉर्म करता है सेल में, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक बैक चैनल फॉर्म करता है। देखो बैक चैनल फॉर्म्ड बिटवीन इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब इसका ये चैनल फॉर्म होने के बाद ये साइटोक्रोम सी आराम से ये चैनल के थ्रू अंदर से बाहर निकल सकता है। तो वही होता है रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी इनटू द साइटोप्लाज्म, यहाँ पे आएगा इन
साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तब क्या होगा, ये देखो लीकेज आउट ऑफ द सेल ऑफ साइटोक्रोम सी। अब यहाँ पे क्या होता है, कंबाइंस विथ एपोप्टोसिस फैक्टर 1, ये एपीएफ फैक्टर 1 नाम के एक फैक्टर होता है। ये क्या है, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, इसके साथ ही कंबाइन होता है साइटोक्रोम सी। उसके बाद क्या होता है, एपोप्टोसिस फैक्टर 1 प्लस साइटोक्रोम सी मिला करके एपोप्टोजोम फॉर्म होता है। ये एपोप्टोजोम एक्टिवेट करता है कैस्पेज 9। कैस्पेज 9 क्या है, हम देखे थे 8, 9 एंड 10, ये होता है इनिशिएटर कैस्पेज। एपोप्टोजोम जा करके एक इनिशिएटर कैस्पेज जो 9 सब टाइप है, इंट्रिंसिक पाथवे में सब टाइप 9 एक्टिवेट होता है। 8, 9, 10 जो इनिशिएटर कैस्पेज में होता है उनमें से 9 को एपोप्टोजोम एक्टिवेट करता है। इनिशिएटर क्या करेगा, उसके बाद जा करके एक्टिवेट करेगा ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेज, ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेज जो होता है 3, 7, 3, 6, 7, दो तीनों को ही एक्टिवेट करेगा, जो बाद में जा करके डीएनए ब्रेक डाउन करेगा, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, एपोप्टोसिस होगा। ठीक है, ये जा करके एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद जा करके एपोप्टोसिस, मतलब डीएनए ब्रेकडाउन मतलब कि सेल का डेथ होना है और वो सेल नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकते, इसीलिए जैसे ऐसा एक इंट्रिंसिक पाथवे हो गया। अभी ऐसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में भी क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व नहीं रहता, यहाँ पे साइटोक्रोम सी का रोल नहीं होता है। यहाँ पे एक फास्ट नाम का एक लाइगैंड होता है जो एक लिम्फोसाइट में होता है, लिम्फोसाइट में होता है, वहाँ पे एक फास्ट लाइगैंड होता है, वो एक सेल का दूसरे एक सेल का, मान लो यहाँ पे ये जो है और यहाँ पे ये है, ये अनदर सेल और ये लिम्फोसाइट है, इसका ये है फास्ट लाइगैंड और ये फास्ट रिसेप्टर, ये जा करके यहाँ पे अटैच होगा, रिसेप्टर इसका अटैच होगा फास्ट लाइगैंड। तब क्या होगा, ये सेल का एपोप्टोसिस शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, देखो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके सेल मेम्ब्रेन पे फास्ट लाइगैंड का रिसेप्टर है यहाँ पे। तो अगर जब अटैच होगा तब यहाँ पे 4 ऐसे डेथ डोमेन्स होते हैं मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में डेथ डोमेन्स नाम के कुछ एरिया रहता है, तो वो 4 एक साथ कॉन्ग्लोमरेट होगा, एक साथ एक्यूमुलेट होगा, वो कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद क्या जो फॉर्म करेगा उसे बोलते हैं फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। क्या होता है, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन्स। ये एक डोमेन फॉर्म होता है जो कन्वर्ट करता है प्रो कैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 में। देखो 8, 9, 10 इनिशिएटर कैस्पेज है, उनमें से 9 होता है इंट्रिंसिक पाथवे में, 9 होता है कहाँ पे, इंट्रिंसिक पाथवे, और 8 होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में एक्टिवेट। तो ये इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट होने के बाद एग्जीक्यूशनर कैस्पेज एक्टिवेट होगा 3, 6, 7, उसके बाद एपोप्टोसिस। ओके, तो ऐसा होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे का मैकेनिज्म। अब क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो देखो एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट हो गया, कैस्पेज एक्टिवेट हो गया, उसके बाद क्या होता है सेल में, देखो जो तुम्हारा एपोप्टोसिस है वहाँ पे सेल श्रिंकेज होता है। ठीक है, सेल श्रिंकेज होता है, मतलब पहले इतना बड़ा सेल था, उसके बाद सेल श्रिंकेज हो गया। अभी यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए नहीं है, सब डैमेज हो चुका है। अभी इसको डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये कुछ ऐसे करके कुछ एरिया पिंच ऑफ होते हैं सेल से। ठीक है, ये इतना छोटा करके पिंच ऑफ होते हैं, ऐसे करके एक एपोप्टोटिक बॉडीज़ फॉर्म होते हैं। एक पार्ट को बोला जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज़। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ क्या होता है, इसके बाद इसका सेल मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आता है। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इसका एपोप्टोटिक बॉडीज़ का अगर हम जूम करके ड्रॉ करते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन में ये भी एक सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है। ये सेल मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन रहेगा। एक्चुअली सेल के इनर साइड में कुछ फैक्टर्स रहते हैं, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आउटर साइड में भी कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ये आउटर साइड और इनर साइड है। अब आउटर साइड में जो सेल मेम्ब्रेन है उसका
एक्सप्रेशन होता है, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड रहते हैं सेल मेम्ब्रेन पे। फॉस्फोलिपिड्स का आउटर सेल में सेफालिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेकिन इनर साइड में एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल्स है जो आउटसाइड में नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं होता है, जो होता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। पीएस मतलब फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक फॉस्फोलिपिड है। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़े थे, उसका मेनली 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। सबसे ज़्यादा रहता है प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स। लिपिड्स में से एक टाइप होता है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स का 5-6 टाइप होता है सेल मेम्ब्रेन पर रहता है, उसमें से एक होता है फॉस्फेटिडाइल सीरीन। सेल मेम्ब्रेन के वीडियो में आप डिस्कस मतलब वो डिटेल्स में जान सकते हैं, वहाँ पे जा करके वहाँ पे देखना। फॉस्फेटिडाइल सीरीन नाम के एक फॉस्फोलिपिड रहता है जो मेनली इनर साइड में रहता है, आउटर साइड में नहीं रहता है नॉर्मली। लेकिन जब एपोप्टोटिक बॉडीज़ होता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ में ये फ्लिप हो जाता है, मतलब इनर से आउटर साइड में चला जाता है, इनर में नहीं रहता है, आउटर साइड में। ये क्या है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन है ये, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ में यहाँ पे नहीं रहेगा, ये नॉर्मल सेल में रहता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अभी नॉर्मल सेल में फॉस्फेटिडाइल सेरीन क्योंकि नहीं रहता है अंदर, वो अंदर रहता है, तो अगर बाहर से कोई एक लाइगैंड जो इसको पहचान सके फॉस्फेटिडाइल सेरीन को, वो अगर दिया जाता है, वो नॉर्मल सेल में अटैच नहीं होगा, वो नॉर्मल सेल में नहीं होगा, लेकिन एपोप्टोटिक बॉडीज़ में आसानी से वो अटैच हो सकते हैं। ये वो लाइगैंड है जो होता है एनेक्सिन। जब नेक्रोसिस, एनेक्सिन 5 एक्चुअली 5 सब टाइप, जब नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस का फ़र्क देख रहे थे, वो वहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस्ड था कि जो एपोप्टोसिस है उसके लिए एक मार्कर होता है। एपोप्टोसिस कहाँ पे है, कहाँ पे हो रहा है, उसके लिए एक मार्कर होता है, वो होता है एनेक्सिन 5। उसका ये एनेक्सिन 5 का जो मार्कर है, इसका मैकेनिज़्म सेम इसी तरीके का है। वो एक एनेक्सिन 5 देगा जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन के साथ कॉम्बाइन हो सकता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन के साथ कॉम्बाइन हो सकता है। उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जो मार्क करेगा कि इस सेल पे एपोप्टोसिस हो रहा है, मतलब एपोप्टोटिक बॉडीज़ को वो मार्क करता है। ये एनेक्सिन 5 एपोप्टोटिक बॉडीज़ को मार्क करता है, ठीक है। तो ऐसे करके, लेकिन ये नेक्रोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन फ्लिप, इसे क्या बोलता है, इस घटना को बोलता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन फ्लिप। कहाँ पे होता है? एपोप्टोटिक बॉडीज़ पे या फिर एपोप्टोसिस पे होता है। एपोप्टोसिस पे फॉस्फेटिडाइल सेरीन फ्लिप होता है। ऐसे करके ये हम मार्क कर सकते हैं ये एपोप्टोटिक बॉडीज़। अभी ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ का क्या ऐसे कॉन्सिक्वेंस है, ये एक छोटा पार्टिकल्स पार्ट को फेगोसाइटोस, वो तुम्हारा फेगोसाइटिक सेल आएगा, जैसे न्यूट्रोफिल आएगा, मोनोसाइट आएगा, या फिर मैक्रोफेज आएगा, मैक्रोफेज आएगा, इसको फेगोसाइटोस करेगा, फेगोसाइटोस। एपोप्टोटिक बॉडीज़ को फेगोसाइटोस करके एलिमिनेट कर देगा। तो ऐसे एक पूरा एपोप्टोसिस प्रोसेस एक सिंगल सेल के लिए, देखो पूरा घटना के तो एक सिंगल सेल के लिए हो रहा है, ठीक है। एपोप्टोसिस में सिंगल सेल इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन नेक्रोसिस में नहीं हो सकता। नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे करके एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।